हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, तजज़ियाकार है। बहुत शुक्रिया कुमर साहब आपके वक्त का। सियासी मामलात के हवाले से भी बात करते हैं, लेकिन कुछ तकनीकी मामलात जो आप ज़्यादा तौर पर बेहतर बता सकेंगे कुमर साहब, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफ़े दे दिए। गो कि जितना नंबर था 156 या 157 उतना नहीं इस्तीफ़े होंगे, बहुत से मुनहरिफ अरकान भी हैं। तो अब क्या सिचुएशन हो सकती है? ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत की इस्तेहकाक इलेक्शन कमीशन के पास है, या फिर आम इंतखाबात की जानिब ये मामला जा सकता है? जी सवाल मुझसे किया आपने? जी 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 कुंवर साहब। हाँ, तो मेरा सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब ये है कि जो तहरीक इंसाफ ने जो इस्तीफे पेश किए हैं उसमें बड़ी कानूनी पेचीदगियां बहुत ज्यादा हैं। पहली बात तो यह है कि जो उन्होंने इस्तीफे दिए हैं वो पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल को जमा कराए हैं, लेकिन उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली, जो क्या मकाम स्पीकर कौमी असम्बली जिनका अपना ही आदमी है, उसको जमा नहीं करवाए। इन्होंने अपने पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जमा कराए हैं, और एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो, मेरी बात हुई है उनसे, वो एडिशनल सेक्रेटरी साहब जो है वो उनका जो कोर कमेटी है वहाँ उनके इस्तीफे पेश किए जाएंगे, मशवरा किया जाएगा, फिर चेयरमैन फैसला करेंगे आया स्पीकर को भेजे या ना भेजे। अब ये सारे मरहले तय करने के बाद ये स्पीकर को भेजते हैं, तो स्पीकर जो है वो 16 आईसी में 16 अप्रैल तक स्पीकर है वो। इसके बाद उनके खिलाफ तहरीक एतमाद जो है पेश हो जाएगी, उसकी लास्ट डेट जो है वो 16 अप्रैल। तो वो क्या मुकाम स्पीकर है, और क्या मुकाम स्पीकर जो आइन में कोई जिक्र नहीं है। उस आइन में जिक्र है स्पीकर टू नेशनल असेंबली, उनको आपने देने होते हैं। क्या मुकाम स्पीकर का तस्वर नहीं है आइन के अंदर। तो जब तक नया स्पीकर नहीं आ जाता तो ये इस्तीफे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भिजवाने का मजाज नहीं है। जो ही बहरहाल अगर वो हो भी जाते हैं तो उसमें एक बड़ी अहम बात है, उसमें सरदार एजाज सादिक की जो रूलिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सरदार एजाज सादिक ने तहरीक इंसाफ ने जब इस्तीफे दिए थे, एक रूलिंग दी जी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब जब तक मैं इनसे मुलाकात ना कर लूँ, उनसे मशवरा ना कर लूँ, उनकी राय ना ले लूँ, मैं आगे नहीं भेजूंगा। उस पर अब मैं आपकी पहले दफा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो पहले जस्टिस थे वो, तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने एक जजमेंट दी है, और उसी जजमेंट की रोशनी में रूल बने हैं। उसमें ये कहा था कि जब कोई इस्तीफा दे उसको तलब करे, बुलाए, उस हलफनामा लें 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, और उसे पूछे कि मैं कोई दबाव, कोई घराव या कोई लालच या खौफ नहीं है, मैं अपने ज़मीर के मुताबिक इस्तीफा दे रहा हूँ, तब वो जाके इस्तीफा जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाएं। अगर वो 10 रुपए के या 50 रुपए के स्टाम्प पेपर को वो ना भेजे तो उसको इस्तीफा जो है वो इलेक्शन कमीशन को ना भिजवाया जाए। ये सारे मरहले बड़े मुश्किल तरीन मरहले हैं, ये सियासी मामलात है, और उन्होंने देखा था कि हमें शिकस्त हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकेंगे, और अपनी एक जी। अच्छा साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। बड़ा एक अहम पॉइंट जो है वो आप बता रहे हैं कि इस वक्त जो है इस तरह से जो इस्तीफ़े दे के या ऐलान करके इस्तीफ़े देने के हवाले से वो नहीं है, बाकायदा तौर पर स्पीकर जो होंगे उनके सामने पेश होना होगा, क्योंकि माजी में भी 2014 में जब ये इस्तीफ़े दिए गए थे उसके बाद ये इस्तीफ़े मंजूर भी नहीं हुए, और इस्तीफ़ों के हवाले से बाकायदा गए भी नहीं थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस वक्त तो चंद अरकान, अब तो 100 से ज़ायद अरकान हैं, हर एक से पूछा जाना ज़रूरी होगा। बाबर डोगर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, तजज़ियाकार हैं, साफ़ी बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपके वक्त का भी। बाबर डोगर साहब, ये तो मामला हम डिस्कस कर रहे हैं कि अब चैलेंजेस क्या हैं, मामलात क्या हैं, लेकिन ताज़ा तरीन आप बताइए कि पंजाब में, क्योंकि अब सब की नज़रें लगी हुई हैं, आज हाई कोर्ट में भी मामलात हैं, क्या अब तक की अपडेट्स हैं आपके पास? मुद्दसिर, अभी तक तो मामला हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने डिसाइड करना है कि ये इलेक्शन कब होना है। पीटीआई अभी तक जो चौधरी पीएमएलक्यू जो है वो इस बात पे डटी हुई है कि इलेक्शन जो है वो 16 मार्च को ही होंगे। 16 मार्च का शेड्यूल दे दिया गया है। नून लीग चाह रही है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए, 16 अप्रैल को। कल एक डेवलपमेंट ये हुई कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन दी कि वो डिप्टी स्पीकर को लेके पंजाब असम्बली में जाएं, उनका दफ्तर खुलवाएं, उनको दफ्तर में बिठवाएं, और वहाँ पर जो स्टाफ है उसको ऑर्डर करें कि डिप्टी स्पीकर जो है उसके ऑर्डर माने जाएं। कल रजिस्ट्रार जो थे डिप्टी स्पीकर को लेके गए, उनको उनके दफ्तर में बिठवाया। सेक्रेटरी जो असम्बली हैं मोहम्मद खां भट्टी साहब, उनको ये डायरेक्शन दी गई कि जनाब दोस्त मोहम्मद मुजारी जो हैं उनके ऑर्डर्स की तामील की जाए। अब मुदस्सर इशू ये है कि मोहम्मद खां भट्टी साहब जो हैं वो ग्रेड 22 में हैं, सेक्रेटरी असम्बली हैं,
और मैं उनको उस वक़्त से जानता हूँ जब वो महकमा एग्रीकल्चर में ग्रेड 7 में जूनियर क्लर्क थे। और उस वक़्त चौधरी पीरलाई जो थे वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, बाद में वो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर बने, ये लोकल गवर्नमेंट में चले गए। उसके बाद वो स्पीकर पंजाब असम्बली बने तो ये 16वें ग्रेड में पंजाब असम्बली में आ गए। और जब चौधरी पीरलाई वज़ीर आला पंजाब बने तो वो 18वें ग्रेड में थे पंजाब असम्बली में, और फिर इनको 21वां ग्रेड मिला, और अब एक लेजिस्लेशन के ज़रिए से 22वां ग्रेड मिला। पाकिस्तान की तारीख़ में मुदस्सिर, पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा ऑफिसर नहीं होगा सिविल सर्विस में जो जूनियर क्लर्क से ग्रेड 7 से ग्रेड 22 में पहुंचा हो, और अभी उनकी 7 साल की सर्विस बाकी है। मुझे नहीं पता कि ग्रेड 22 अगर 7 साल की सर्विस बाकी है फिर तो वो चीफ सेक्रेटरी भी बन सकते हैं अगर इसी तरह से मामला रहा तो। सर बाबर साहब, मैं आपको उस वक्त से जानता हूं जब आप सेक्रेटेरिएट की किसी ज़माने में एक इंग्लिश अखबार की रिपोर्टिंग करते रहे, तो बहुत सारे सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज को आपने देखा। ये वाकई ये पहला पाकिस्तान का एक अनमोल वाकया है कि एक ग्रेड। मुदस्सिर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2007 में मैंने एक अंग्रेजी अखबार में स्टोरी की थी कि राइज एंड राइज ऑफ अ जूनियर क्लर्क। उस वक्त ये ग्रेड 21 में थे, 95 में इनकी अपॉइंटमेंट हुई, 2007 में ये ग्रेड 21 में थे, 95 में इनकी ग्रेड 7 में जूनियर क्लर्क अपॉइंटमेंट हुई थी। 10 साल PMLN की गवर्नमेंट रही, उन्होंने इनको OSD रखा। अब चौधरी पीरलाई साहब दोबारा स्पीकर बने तो इनको ग्रेड 22 मिल गया। अब मुझे बताएं, ग्रेड 23-24 तो है नहीं, वरना तो ये तो ग्रेडों की सेंचुरी कर लेते। तो और मैं ये भी जानता हूँ कि ये उनके डिस्पैच राइडर भी थे, नौकरी के साथ साथ शाम को अखबारात में प्रेस रिलीज भी उनकी लेके आते थे। उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो चौधरी पीरलाई के अलावा किसी का हुक्म मानेंगे और उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। मुदस्सिर, अब हाई कोर्ट किस तरह से इजलास बुलाती है, किस तरह से ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन करती है, जिस तरह से सरकारी वकील जो हैं, सरकारी वकला तो ये कह रहे हैं कि जनाब तारीख देना स्पीकर का काम है, ये हाई कोर्ट का काम नहीं है। हाई कोर्ट इस मामले में नहीं आ सकता, कब इलेक्शन होना है ये डिसाइड करना है स्पीकर ने, और तो लिहाजा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अब देखिए कि हाई कोर्ट किस तरह से इन ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये 16 अप्रैल तक गए तो ये 16 अप्रैल को भी इलेक्शन नहीं होना, क्योंकि इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होना जब तक चौधरी पीरलाई को मतलूबा तादाद नहीं मिलनी, और वो पता नहीं कब पूरी होगी, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे जो लग रहा है। अब हाई कोर्ट किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करवाती है, किस तरह से डेट फिक्स करवाती है, अब ये आज पता चल जाएगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम मामला है, बड़ी कहानी। कुंवर साहब आपने सुन ली है। सर, आप इतना जो है वो सारी सर्विस के बाद सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हुए, यहाँ से जूनियर क्लर्क से लोग बन जाते हैं। कुंवर साहब ये देख लीजिए, ये भी पाकिस्तान ही है। कुंवर साहब, एक तो मैं चाहूँगा, आप बात मुकम्मल कर रहे थे, दूसरा मेरा सर सवाल भी उसके साथ ही जोड़ लीजिएगा कि मुनहरिफ अरकान जो हैं वो इस्तीफ़े उन्होंने नहीं दिए, तो उनके ख़िलाफ़ कोई इंज़बाती कार्रवाई भी पार्टी सतह पर वो नहीं हुई है, तो उनका फिर मुस्तकबिल इस वक्त क्या है? जैसे वो आए थे इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो तो वैसे ही बरकरार रहेंगे फिर? अभी आपने जो सूबाई असेंबली सेक्रेटरी के बारे में, जो सेक्रेटरी और सूबाई असेंबली है, इलेक्शन कमीशन नहीं है, सूबाई असेंबली का सेक्रेटरी भट्टी साहब के बारे में बात कर रहे थे जी। कुंवर साहब, फिर से हम बात करेंगे कुंवर दिलशाद साहब से, जो है वो दोबारा से रब्ता करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।